जासूस गोपनीय जानकारी को गोपनीय तरीके से पास करने वाले गोपनीय लोग। जब भी किन्हीं दो देशों के बीच तनाव का माहौल होता है या युद्ध काल होता है, हम देखते हैं कि एक दूसरे के लिए जासूसी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। इस बार भी पकड़े जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई है और इन गिरफ्तारियों ने चौंकाया है, क्योंकि जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा है वो किसी सैन्य या खुफिया एजेंसी से जुड़े लोग नहीं हैं। ये स्टूडेंट हैं, मजदूर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और ब्लॉगर्स हैं। सवाल है कि इन लोगों के पास ऐसी कौन सी जानकारी थी जिसे पाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इतने हाथ पांव मार रही थी। और सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन अब जासूसों की भर्ती का अड्डा बन गया है, जहां किसी काम से आने वाले को प्रलोभन देकर जानकारियां निकालने के काम में लगाया जा रहा है। सवाल विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी है कि विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को क्यों जानकारी दी। और सवाल 4 बार के कांग्रेस सांसद और पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर के भविष्य को लेकर भी है। इन सब सवालों के बारे में विस्तार से बात करेंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। 11 मई 2025 हरियाणा के कैथल जिले के मस्तगढ़ गांव के एक लड़के ने फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें 25 साल का ये नौजवान हाथ में बंदूक और कंधे पर कारतूस की बेल्ट टांगे नजर आ रहा था। साथ में 2 लोग और थे जिनके हाथों में हथियार थे। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे लड़के के हाथ में खतरनाक हथियार देख लोग चौंके। मामला स्थानीय पुलिस तक पहुंचा। तस्वीरों में दिख रहे तीनों लोगों के पास हथियार का कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने FIR दर्ज की और दविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद दविंदर सिंह से जो जानकारी मिली उससे हर कोई चौंक गया। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा दविंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था, ऐसा हरियाणा पुलिस की स्पेशल यूनिट का दावा है। पुलिस के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसकी माने तो नवंबर 2024 में देविंदर करतारपुर कॉरिडोर से धार्मिक यात्रा पर पाकिस्तान गया था। यहां ISI ने उसे हनी ट्रैप कर लिया। ISI के कई एजेंट्स के साथ देविंदर का संपर्क हुआ। वापस भारत लौटने के बाद देविंदर ने पटियाला में भारतीय सैन्य क्षेत्र की तस्वीरें पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजी और ऐसा करने वाला देविंदर इकलौता नहीं था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हरियाणा पंजाब में जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। इससे पहले 9 मई को पंजाब की मलेरकोटला पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक महिला गजाला और उसके साथी मोहम्मद यामीन को गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक गजाला वीजा लगवाने पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। वहीं पर पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उसे संवेदनशील जानकारी भेजने के लिए तैयार किया। जानकारी भेजने के बदले में उसे पैसे भी मिले। 14 मई को हरियाणा पुलिस की स्पेशल यूनिट ने उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले नोमान इलाही को भी गिरफ्तार किया। नोमान पासपोर्ट बनाने का काम करता था। उस पर ISI हैंडलर इकबाल काना से संपर्क में होने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त पाकिस्तानी हैंडलर्स उससे पठानकोट और गुरदासपुर क्षेत्र में होने वाली मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी मांग रहे थे। नोमान का पासपोर्ट 4 साल की उम्र में ही बन गया था और वो कई बार पाकिस्तान आ जा चुका है। 17 मई को हरियाणा के नूंह जिले से अरमान की गिरफ्तारी हुई। अरमान भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के कांटेक्ट में था। आरोप है कि वो उसे संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। साथ ही भारतीय सिम कार्ड भी उपलब्ध कराने का आरोप अरमान पर है। 24 साल का अरमान 2 बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। इसी तरह से जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली, अमृतसर से पलक शेर मसीह और सूरज मसीह और नूंह से तारीफ की गिरफ्तारी हुई। कोई स्टूडेंट, कोई मजदूर, कोई गार्ड तो कोई अपना बिजनेस चला रहा था। लेकिन जासूसी के आरोप में जिस एक गिरफ्तारी ने पूरे देश का ध्यान खींचा वो थी ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा। हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल ब्लॉगर हैं। पिता बिजली विभाग से रिटायर्ड है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद नौकरी की, जो कोरोना के समय छूट गई। इसके बाद इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रैवल वीडियोस बनाना शुरू किया। ट्रैवल विद जो नाम से चैनल बनाया, जिस पर 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं।
2023 में ज्योति पाकिस्तान गई। आरोप है कि इसी यात्रा के दौरान वो आईएसआई के संपर्क में आई। वीजा बनवाने के लिए ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन गई तो उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश ने वीजा दिलवाने में ज्योति की मदद की और दोस्ती हो गई। आरोप है कि दानिश ने ज्योति की मुलाकात आईएसआई के दूसरे हैंडलर से कराई, जिसमें अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज का नाम शामिल है। इन लोगों ने पाकिस्तान में ज्योति के रहने, घूमने वगैरह की व्यवस्था की। पाकिस्तान से लौटने के बाद भी ज्योति इनके संपर्क में बनी रही। ज्योति का पाकिस्तान हाई कमीशन आना जाना भी लगातार बना रहा। ज्योति के चैनल पर भी पाकिस्तान हाई कमीशन में आयोजित कार्यक्रमों के वीडियोस मौजूद हैं। बाद में ज्योति ने एक बार और पाकिस्तान की यात्रा की। ज्योति अपने ब्लॉग्स में पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाती नजर आती हैं। वहां के लोगों का रहन सहन, खान पान, कल्चर की तारीफ करती नजर आती हैं। सामान्यतः इसमें कोई दिक्कत या संदिग्ध चीज नजर नहीं आती, लेकिन जब उन पर जासूसी के आरोप लगे और जांच शुरू हुई तो नई नई जानकारी सामने आने लगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के साथ ज्योति की तस्वीर भी वायरल है। सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को शेयर कर पूछ रहे हैं कि क्या किसी सामान्य भारतीय यूट्यूबर या ब्लॉगर के लिए पाकिस्तान के बड़े नेताओं तक पहुंचना इतना आसान है। सवाल ज्योति मल्होत्रा के इंडोनेशिया और दूसरे देशों की यात्रा को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित था। कश्मीर में ज्योति जहां जहां गई उसमें पहलगाम भी था। हमले से कुछ महीने पहले के इस वीडियो को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये केवल सोशल मीडिया यूजर्स के दावे हैं, इसका अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं आया है। ज्योति के खिलाफ हिसार के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर की माने तो ज्योति ने कबूल किया है कि दानिश के कहने पर उसके घूमने ठहरने की व्यवस्था की गई। दानिश के जानकार अली अहवान नाम के व्यक्ति ने ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से कराई थी। इस एफआईआर में ज्योति के हवाले से दावा किया गया है कि वो अली अहवान, शाकिर, शहबाज राणा और दानिश के लगातार संपर्क में थी और उन्हें देश विरोधी सूचनाएं पहुंचाती रहीं। हालांकि ये सूचनाएं किस तरह की थी ये स्पष्ट नहीं है। एक ट्रैवल ब्लॉगर के पास क्या खुफिया जानकारियां हो सकती हैं? क्या वो सैन्य ठिकानों की लोकेशन और मूवमेंट की जानकारियां शेयर कर रही थी, या फिर इसमें और भी लोग शामिल थे जो खुफिया जानकारी उस वक्त पहुंचा रहे थे और वो उसे आगे फॉरवर्ड कर रही थी? ये अभी तक कुछ साफ नहीं है। ज्योति के पिता ने अपनी बेटी पर लगे आरोपों को खारिज किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये सीआईडी आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है, भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज्योति और अन्य लोगों के लगातार संपर्क में थे। सुनिए। जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। 13 मई 2025 को भारत सरकार ने दानिश को भारत छोड़ने का आदेश दिया था। ज्योति समेत अब तक जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को यह जानकारी दे दी थी कि हमारी सेना आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाली है? यह सवाल पूछा है कांग्रेस ने, और इस बयान का आधार है विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं, ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकवादियों के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं।
हैं। हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के पास ये ऑप्शन है कि वो इस दौरान हस्तक्षेप ना करे और अलग रहे। उन्होंने उस अच्छी सलाह को ना मानने का फैसला किया। विदेश मंत्री का यह बयान पिछले हफ्ते 15 मई को आया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर मीडिया से बात करते हुए भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत का जिक्र कर रहे थे। एस जयशंकर के बयान को शेयर करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना देना एक अपराध है। विदेश मंत्री सार्वजनिक तौर पर मान रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा किया। उन्होंने उसकी मंजूरी किसे दी, इसके परिणाम में हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, जवाब आया विदेश मंत्रालय की ओर से। विदेश मंत्रालय ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से शुरू होने से पहले की घटना बताया जा रहा है। तथ्यों की इस पूरी तरह से गलत प्रस्तुति की निंदा की जा रही है। विदेश मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से विदेश मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने विदेश मंत्री की चुप्पी को निंदनीय बताया। साथ ही उन्होंने फिर से दोनों सवाल दोहराए जो उन्होंने पिछले ट्वीट में पूछे थे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सवाल उठाया और कहा कि इसे कूटनीतिक नहीं, मुखबिरी कहते हैं। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया, वो भी सुनिए। देखिए, भारत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के एलओपी हमारे देश में हैं। एक ऐसे एलओपी हमारे देश में हैं जो बाकायदा पाकिस्तान के चैनलों से इंफॉर्मेशन लेकर उनके नैरेटिव के अनुसार सवाल पूछते हैं भारत की सरकार से और भारत के विदेश मंत्री से। जयशंकर जी की जो चुप्पी है वो एक कूटनीतिक स्ट्रेंथ है, मजबूती है। बेमतलब की ये चीख पुकार कांग्रेस की नहीं है। और उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारी सेना ने टेरर हेवन्स जो थे 9 के 9 अड्डे के परखच्चे उड़ा दिए और बजाय इसके कि वो उसके लिए एक तरह से सेलिब्रेट करें, विक्ट्री मनाएं, जैसे कि पूरी दुनिया कह रही है देश की शौर्य सेना की और भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की जो शौर्य गाथाएं हैं उनकी कहानियों के बारे पर बात करने के बजाय वो लगातार सवाल पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं। ये कोई विपक्षी राजनीति नहीं है, ये तो मुझे लगता है भारत विरोधी एक प्लानिंग या कोई योजना है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री पर एफआईआर का आदेश दिया था। इस पर रोक के लिए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें लताड़ कर वापस लौटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि उनका इस मुद्दे से बचने का ये एक दिखावा मात्र है। साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के लिए एसआईटी गठित करने का भी आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने आदेश दिया कि विजय शाह के खिलाफ जांच एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश कैडर के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हों। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि इस जांच दल में एक महिला अधिकारी भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को कल सुबह तक 10 बजे से पहले एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शाह को जांच में शामिल होने और सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे का अब राजनीतिकरण हो गया है। अपराधी पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं है। अभी किसी सामान्य व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी की होती तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने किए का अंजाम भुगतना ही होगा। आज पूरा देश आपके इस तरह के बर्ताव से शर्मिंदा है।
आपको बता दें कि विजय शाह अभी भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लगातार इस्तीफे की मांग रही है, लेकिन अब तक पार्टी या राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया है। इस प्रतिनिधि मंडल के लिए सभी दलों से नाम मांगे गए थे ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जा सके कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से पूरा देश एकजुट है। लेकिन अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में ही लड़ने लगे हैं कि हमने तो इसका नाम भेजा था, आपने बिना भेजे उनका नाम कैसे सिलेक्ट कर लिया। पहले सवाल उठाया कांग्रेस ने, फिर शिवसेना उद्धव गुट ने और अब टीएमसी ने तो लिस्ट में शामिल अपने सांसद यूसुफ पठान को भेजने से ही मना कर दिया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए 51 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल बनाया है जो 32 देशों का दौरा करेंगे। 51 सदस्यीय इस प्रतिनिधि मंडल को 7 ग्रुप में बांटा गया है। इसमें नेता, सांसद, ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व मंत्री शामिल हैं। 51 में से 31 सदस्य एनडीए से हैं, जबकि 20 सदस्य अन्य दलों से हैं। प्रमुख नामों में शशि थरूर, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी, श्रीकांत शिंदे, रविशंकर प्रसाद, असदुद्दीन ओवैसी, कनिमोझी आदि शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से 4 नाम आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के भेजे थे। इस लिस्ट ने लोगों को चौंकाया था क्योंकि विदेश मामलों पर मुखर रहने वाले पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था, जबकि यह लगभग तय माना जा रहा था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शशि थरूर भारत का पक्ष रख रहे थे उनका नाम तो रहेगा ही, लेकिन कांग्रेस ने उनका नाम नहीं भेजा। इसके बावजूद भारत सरकार ने सांसदों की जो लिस्ट जारी की उसमें शशि थरूर का नाम शामिल था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जो 4 नाम भेजे थे उनमें से केवल 1 नाम आनंद शर्मा को ही लिस्ट में शामिल किया गया था। शशि थरूर, आनंद शर्मा के अलावा मनीष तिवारी, अमर सिंह और सलमान खुर्शीद को प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी इस पर भड़क गई और भाजपा पर राष्ट्रीय मामलों में भी सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाने लगी। दोनों तरफ से वार पलटवार हुए। सुनिए किसने क्या कहा। जिन लोगों का नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ईमानदारी होती तो उन्हीं लोगों का नाम शामिल करना चाहिए। ये बेईमानी है मोदी जी की है, जिसके साथ जाते तोड़ फोड़ करते हैं तो उनके पास में लगता है टैलेंट का अभाव है। मोदी जी का कोई पढ़ा लिखा बीजेपी में एमपी है ही नहीं। अंग्रेजी बोलना वाला लगता है बीजेपी में कोई है ही नहीं कि अंग्रेजी बोली वाले आदमी को एक डेलीगेशन का हेड बना रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषी वालों को खोज ले। भारत की सरकार का ही ये अधिकार है, हर पार्टी से लोग लिए जा रहे हैं। आश्चर्य इस बात की हो रही है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है? क्या शशि थरूर को कांग्रेस के लोग कांग्रेसी नहीं मानते? अभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे शशि थरूर जी, और शशि थरूर एक अच्छे वक्ता है। वो संसद में जब बोलते हैं तो उनको बोलने को सभी लोग सुनते हैं। उनको अगर भारत सरकार ने, मोदी जी ने चुना है कि वो दुनिया में जाकर के आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान को एक्सपोज करें, तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर ही कई कांग्रेस है। ऐसा मैं समझता हूं कि ये दुख की बात है कि कांग्रेस अपने ही किसी साथी के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पे चुने जाने को अच्छा नहीं मान रही है। अब हम क्या कह सकते हैं। शशि थरूर ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। As a citizen being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with
our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. यानी पार्टी के अलग रुख के बावजूद थरूर मोदी सरकार के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार नजरअंदाज किए जा रहे शशि थरूर पर कांग्रेस भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या इसके पीछे पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार के साथ बढ़ती उनकी नजदीकी है, या फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस हाईकमान से बढ़ती दूरी? इसके पीछे राज्य में उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा है, या फिर संसद में पार्टी की ओर से लगातार अनदेखा किया जाना? दावा यह भी किया जा रहा है कि केरल में विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा चेहरा तलाश रही बीजेपी काफी आशान्वित भी दिखाई दे रही है। इन सब सवालों के जवाब फिलहाल कयासों के जरिए तलाशे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, शशि थरूर का भविष्य क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। यह खबरगांव समाचार का एपिसोड लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।